हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कल बताया था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के एमसीक्यूज को करेंगे। और कल हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं, कि क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये होता है, या फिर बोला जाए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एक बिजनेस मैन जो होता है वो किस तरीके से वो बिजनेस करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, है कि नहीं। बिजनेस करने के तरीके को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आज उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं और जो भी इंपॉर्टेंट है सीयूईटी से रिलेटेड, उन सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज 8 बजे 8 PM एवरीडे हमारा क्या आ रहा है सीयूईटी से रिलेटेड, चाहे वो इको हो चाहे वो बीएसटी हो, बिजनेस स्टडीज हो, उन दोनों के वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं। अगर आप लोग अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको मिलेगा सीयूईटी से रिलेटेड, मतलब सीयूईटी 2023 के नाम से, और उसमें लिखा हुआ रहेगा इको और बीएसटी। ठीक है, तो वहां पर सारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज वाले वीडियो भी मिल जाएंगे और आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और फिर बोला जाए कि एक तरीके से मजे से जीवन जियो, फिर है कि नहीं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप लोग यहाँ पर एक बार डाउट पूछ सकते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेरी का आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत एक जोशीले के साथ जोशीले अंदाज में शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया, एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स, क्रिएट एंड मैनेज अ न्यू बिजनेस इज कॉल्ड। कि ऐसा इंडिविजुअल जो क्या करता है, बिजनेस को इनिशिएट करता है, मतलब शुरुआत करता है, इनिशिएट करता है, क्रिएट करता है बिजनेस को और मैनेज करके चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, एंटरप्रेन्योर, है कि नहीं। एंटरप्रेन्योर ये सारा काम करता है और जिस प्रोसेस से काम करता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, जैसे कि मैंने बता रखा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देखा होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं फटाफट। ट्रेडमार्क्स रिलेट्स टू, अगर ट्रेडमार्क जो है वो रिलेटेड किससे है, तो एक बोला जाए कि प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड एक्सपीरियंस, बिल्कुल गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन एंड कमर्शियल वैल्यू, बिल्कुल गलत है। राइट टू रिस्पॉन्स ओन्स ओरिजिनल वर्क, ये भी बिल्कुल गलत है। आंसर क्या है, आंसर डी है, कि एक ब्रांड को बताता है। जैसे बोला जाए कि ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में ट्रेडमार्क बताता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ये वाला साइन कहीं दिख जाता है तुम्हें, तो इसका मतलब क्या, ये नाइका का या नाइकी का ये साइन है, ये एक ट्रेडमार्क है जो किसने ले रखा है, नाइका ने ले रखा है। तो अगर इसे कोई यूज करता है तो वो फिर लीगल नहीं होगा, वो कॉपीराइट के दायरे में आ जाएगा और वो उस पर केस भी कर सकता है नाइका। तो ये बात याद रखिएगा, वो किससे रिलेटेड करता है, ब्रांड आइडेंटिटी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विथ अ मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन वेंचर। कि कौन, विच, की क्या चीज मोटिवेट कर सकता है ताकि आप नया बिजनेस को स्टार्ट कर सको। तो अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। किसी को अगर फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, या डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, या फिर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसके अंदर है, अगर ये तीनों चीजें हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो मोटिवेट होकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहा है, जिसके थ्रू अपने जीवन को एक तरीके से अच्छे से बिता पाए। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ फटाफट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ पेस्टल एनालिसिस। अब पेस्टल एनालिसिस में एक एनालिसिस होता है जिसके थ्रू जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या करता है, उसको एनालाइज करता है कि भाई हम किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें से कौन सा है जो फैक्टर है वो इंक्लूड नहीं होता है पेस्टल एनालिसिस में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, कॉम्पिटिटर एक्टिविटी, कि जो भी कॉम्पिटिटर का एक्टिविटी होता है उसे दरकिनार किए हुए और बाकी सारी चीज़ों, गवर्नमेंट रिसाइकलिंग पॉलिसी, प्रोपोज रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट और डेमोग्राफिक चेंजेस, ये सब सारे चीज़ों का एनालाइज किया जाता है, लेकिन नॉट इंक्लूड होता है पेस्टल एनालिसिस में कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज। आई होप सो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखते जाइए और एक बार रिवाइज करते जाइए और एग्जाम के समय एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, तो क्या होगा, आप लोगों का पूरा एक तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडस्ट्रियल सेक्टर टेंड्स टू नेचुरली प्रमोट अ स्मॉल स्केल बिजनेस।
कि कौन सा इंडस्ट्री स्मॉल स्केल बिजनेसेस को एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जनरली हैव अ लो बैरियर ऑफ मार्केट एंट्री। इसमें मार्केट एंट्री लो बैरियर में रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है सर्विस, कि जो सर्विस सेक्टर में है उसमें क्या रहता है, एक बैरियर ऑफ एंट्री बोला जाए कि नहीं रहता है। एक तरीके से बैरियर मतलब रुकावट। देखो सर्विस को स्टार्ट करना चाहता है ना तो बहुत छोटे लेवल पर और बहुत कम कॉस्ट में स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर मान लो किसी को प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करना है या एक बोला जाए फैक्ट्री सेटअप करना है, तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए और उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सर्विस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, वाई आर स्मॉल बिजनेस इंपॉर्टेंट टू आवर कंट्री इकोनॉमी। स्मॉल बिजनेस हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो भाई स्मॉल बिजनेस इसीलिए हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसका रीजन बता देता हूँ क्यों। क्योंकि स्मॉल बिजनेस 50 to 60% लोग स्मॉल बिजनेस करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे लोग, या बोला जाए 70% तक हमारे देश में जो भी बिजनेसेस होती हैं वो स्मॉल स्केल पर होती है। ठीक है, तो अगर ये ग्रो नहीं करेगा तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे ग्रो करेगा, या हमारा कंट्री कैसे ग्रो करेगा, या हमारा कंट्री कैसे डेवलप करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्री के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या दे गिव अ आउटलेट ऑफ एंटरप्रेन्योर, वो एक एंटरप्रेन्योर को आउटलेट दिया जाता है ताकि वो अपनी कंपनी को बना सके, बड़ा बना सके। दे प्रोवाइड अ स्पेशलिस्ट सपोर्ट ऑफ द लार्जर कंपनीज। जैसे मान लो कि नाइका है, तो नाइका क्या लगता है कि तुम्हें कि नाइका जो भी सारा शूज बना रहा है वो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, बिल्कुल नहीं। वो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हायर करता है अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और बाद में अपनी ब्रांडिंग कर देता है कि नहीं। एक बाद में ब्रांडिंग करके वो अपनी ब्रांड से वो जूता बेचता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर बी है। सी है दे कैन बी इनोवेटर्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, और वो इनोवेटर हो सकते हैं नई प्रोडक्ट का। तो ऑल अबव द जो अबव होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, a business arrangement where one party allows the another party to use a business name and sell their product and a service is known as। अगर कोई बिजनेस अरेंजमेंट, ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट का नाम बताइए, जो प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें एक पार्टी है वो दूसरे पार्टी को बोलती है कि आप मेरा ब्रांड का नाम और मेरा प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं मेरे नाम से, मतलब मेरे बिजनेस के नाम से यूज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी। अब सुने होंगे तुम लोग कि फ्रेंचाइज ले लो भाई, है कि नहीं। बोला जाए कि एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइज ले लो, एमबीए चाय वाला मतलब क्या कि सारा ब्रांडिंग वगैरह उसी करेगा, बस तुम्हारा वो दुकान तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा प्रॉफिट और कुछ मार्जिन तुम्हें एमबीए चाय वालों को देना है। या कोई भी किसी का फ्रेंचाइज अगर ले रहा है तो उसमें वो देना पड़ता है। ठीक है, जो भी रॉयल्टी फीस होता है। तो आई होप सो बी आंसर इसका करेक्ट होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ बिजनेस फेलियर। कौन सा इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, या एक बोला जाए बहुत फ्रीक्वेंट रीजन है जो कि बिजनेस का फेलियर होता है। तो उसमें क्या बोला जाए, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। बिल्कुल सही है कि मार्केट रिसर्च बिल्कुल नहीं करते हैं। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, कि फाइनेंस को सही तरीके से कंट्रोल करके नहीं चलते हैं। अगर फाइनेंस को कंट्रोल करके नहीं चलोगे तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। और पुअर मैनेजमेंट, तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको बिजनेस को सही से चलाना है। तो अगर इन तीनों में आप फेल हो गए इसका मतलब कि आपकी बिजनेस भी फेल होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसमें भी नो डाउट। द यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क बाय द एंटरप्रेन्योर टू गैदर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज, कि जो भी इनफॉर्मल नेटवर्क इस्तेमाल होता है, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल नेटवर्क जो इस्तेमाल होता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा ताकि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग। कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने नेटवर्किंग से अगर इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है प्रॉपर तरीके से, अपने से कोई प्राइमरी डेटा इकट्ठा नहीं करता है, अपने लोगों के द्वारा अगर डेटा को इकट्ठा नहीं करवाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि एक तरीके से एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में फटाफट आप लोगों को कैसा लग रहा है वो फटाफट बता दीजिए लाइक करके। ठीक है, लाइक नहीं भी कीजिएगा चलेगा, लेकिन आप लोग इसमें ये चीज़ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें ये चीज़ मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के जरूर जाइएगा। गुड सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द एंटरप्रेन्योर अबाउट अ कॉम्पिटिटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। जो गुड सोर्स होता है जिससे एंटरप्रेन्योर अपनी कॉम्पिटिटर के बारे में जान सकता है वो कहाँ से मिलेगा उसको, तो वेबसाइट्स के थ्रू मिलेगा, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लीफलेट से मिलेगा, या फिर बोला जाए कंपनी रिपोर्ट एंड पब्लिश अकाउंट। तो यहाँ से वो सारी चीज़ें कि भाई कंपनी की वेबसाइट पर चले जाओ अगर तुम अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानना चाहते हो, या फिर प्रोडक्ट उसमें वो क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है वो सब सारी चीज़ें, या फिर जो रिपोर्ट पब्लिश किया जा रहा है
उस कंपनी के द्वारा। तो वो सब सारी चीज़ों का एनालाइज करके आप एक तरीके से अपने कॉम्पिटिटर का पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, अ न्यू वेंचर्स बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट। नया अ न्यू वेंचर बिजनेस प्लान क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि एक बोला जाए इट हेल्प्स टू प्रोसीड द कमिट फंडिंग टू द वेंचर, कि ताकि फंडिंग किया जा सके, डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके और गाइड किया जा सके बिजनेस एक्टिविटीज़ को, ताकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का या जो भी गोल है वो पूरा हो सके, है कि नहीं? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट बिना कोई देरी किए हुए। इसमें क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है? देखो दो डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक बार जान लो, एक बार प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। अब देखो प्राइमरी डेटा क्या होता है कि जो कंपनी खुद से कलेक्ट करता है, ठीक है, जो कंपनी खुद से कलेक्ट करता है, अगर अपने आप से अपने से कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने से कलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डेटा। लेकिन सेकेंडरी डेटा कब बोलेंगे? जब वो कंपनी किसी दूसरे कंपनी से वो ले रहा है या कोई दूसरे फर्म से वो डेटा को ले रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। मतलब वो पहले यूज हो चुका है और उस डेटा को वो मतलब किसी और ने बनाया और वो डेटा खुद परचेस कर रहा है कोई दूसरा कंपनी, तो इसका मतलब वो सेकेंडरी डेटा हो गया। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा अ न्यू डेटा स्पेशली कलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट, की जो भी प्रोजेक्ट के द्वारा न्यू डेटा कलेक्ट किया गया उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 13, इनोवेशन कैन बी डिफाइंड एज, कि इनोवेशन जो होगा वो बेस्ट कैसे डिफाइन होगा? तो इसको सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, कि न्यू आइडियाज़ को किस तरीके से आप इनोवेट कर कर मार्केट में ला रहे हैं ताकि आप और एक तरीके से गोल या जो भी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो पूरा कर रहे हैं। तो अगर ये सब सारा अगर सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो इनोवेशन का एक बेस्ट वे है डिफाइन करने का। तो ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एंटरप्रेन्योरशिप टेक प्लेस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो बहुत तरीके से या वाइड वैरायटी में वो एक तरीके से एनालाइज करके या कोई एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और उसको फॉलो करके चल रहा है और उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, नहीं, उसमें भी बहुत मेहनत मशक्कत मिलती है और बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एक तरीके से उसका कॉन्टेक्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। एंटरप्रेन्योरशिप आर मोटिवेटेड बाय, जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो किससे मोटिवेट होता है? तो मनी से होता है, पर्सनल वैल्यू से होता है और पुल इन्फ्लुएंस, एक तरीके से जो सोशल और इकोनॉमिक जो वैल्यू क्रिएट करता है। सोशल और इकोनॉमिक मतलब क्या, एक कंट्री को भी डेवलप करके चल रहा है और साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। तो क्या हो गया, एक तरीके से सोशल भी वो अच्छा तरीके से कर रहा है, समाज के लिए भी अच्छा कर रहा है और देश के लिए भी अच्छा कर रहा है। अगर समाज के लिए अच्छा करेगा तो देश के लिए अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, देखो 40 प्लस क्वेश्चन है, तो आप लोग 40 क्वेश्चन हैं तो आप लोग उसी तरीके से लेके चलिए ताकि आपका ये 40 क्वेश्चन में पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो भी एमसीक्यूज है वो सारा कवर हो रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स। इसमें से बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या है? तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो नीड ऑफ अचीवमेंट। इसमें क्या है, एक नीड ऑफ अचीवमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप अचीवमेंट की नीड नहीं रखोगे, कुछ चीज़ अचीव करोगे तभी तो मोटिवेट होगे ना। अगर मान लो कि आप बहुत काम कर रहे हो और आपको कुछ अचीवमेंट मिल नहीं रहा है, जिसका मतलब क्या है कि आप डीमोटिवेट फील करोगे। तो ये बात एक बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द टाइमिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस बर्थ। कि कौन सा इसमें से जो सबसे कम इन्फ्लुएंस करता है नई बिजनेस का या नई बिजनेस को शुरुआत करने में? तो ऑप्शन नंबर डी वेदर कंडीशन। के वेदर का क्या कंडीशन है कि नहीं भाई, वेदर का क्या कंडीशन, उसे क्या लेना देना बिजनेस का, है कि नहीं? तो ये एक बचकाना सा क्वेश्चन था और आई होप सो आप लोग दिमाग लगाते भी ना इसमें। तो देखो गवर्नमेंट पॉलिसी तो होता है भाई, वो तो इन्फ्लुएंस करता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इन्फ्लुएंस करता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी इन्फ्लुएंस करता है। वेदर जो कंडीशन होता है वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है बिजनेस को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? तो अगर सारा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इसमें से फॉल्स जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर डी है। इट इज अ गुड आइडिया फॉर द स्मॉल बिजनेस टू कम्पीट सोली ऑन अ प्राइस। बिल्कुल गलत बात है ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल बिजनेस अगर सिर्फ प्राइस पर खेलेगा
तो उसको बड़ा बिजनेस हरा देगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बड़ा बिजनेस क्या करेगा, वो अपनी प्रोडक्ट को क्या करेगा, अपनी प्रोडक्ट को कम प्राइस पर बेच सकता है, लेकिन वो प्राइस पर कॉम्पीट नहीं कर सकता है। तो क्वालिटी भी जरूरी हो जाता है स्मॉल बिजनेस के लिए। देखो ये हमारा सारा राइट है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज यूजफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ अ स्मॉल बिजनेस ऑफ अंडरटेक, सेलिंग एसेंशियल मैचिंग प्रोसेस बेचनी होगी, और बेनिफिट ऑफ कस्टमर को कितना दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19, द पर्पस ऑफ ऑल गुड बिजनेस स्ट्रेटेजी, जो सारे गुड जो स्मॉल बिजनेस का स्ट्रेटेजी होता है उसका पर्पस क्या रहता है, टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, ताकि जो वो स्मॉल बिजनेस मैन है वो अपनी ऑब्जेक्टिव को पूरा सके और अपनी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा सके। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, और आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड डिसएडवांटेज ऑफ सेटिंग अप द स्टार्टअप एज कंपेयर्ड विद द अदर रूट्स ऑफ द मार्केट एंट्री, कि एक जो है क्या जो रिकॉग्नाइज किया गया डिसएडवांटेज की जो स्टार्टअप को कंपेयर किया जा रहा है अगर अदर रूट ऑफ मार्केट एंट्री की, एक है कि आप बिजनेस में स्टार्टअप के थ्रू घुस रहे हैं, है कि नहीं, आप अपनी कंपनी को स्टार्टअप कर रहे हैं, एक है कि आप दूसरे तरीके से मार्केट में घुस रहे हो, तो इसमें इसका क्या डिसएडवांटेज है, तो देयर इज हाई फेलियर रेट, यहाँ पर क्या हाई जो स्टार्टअप है उसमें हाई अधिकतर बोला जाता है कि स्टार्टअप में जो भी जितने भी सारे स्टार्टअप्स हैं वो हार्डली से हार्डली अगर बोला जाए कि वो 5 साल में वो स्टार्टअप क्या होती है, फेल हो जाती है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। 21 क्वेश्चन क्या है, 21st क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि सम लीगली अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इज इंसॉल्वेंट ऑफ एन इंसॉल्वेंट फर्म इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जो लीगली अपॉइंट रहता है जिससे सॉल्व किया जा सके किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को, जैसे रुपया पैसे कैसे खर्च करें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन एडमिनिस्ट्रेटर, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो आई होप सो 21st क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। अब चलिए 22nd में चलते हैं कि सर 22nd क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 22nd क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि गुड्स एंड सर्विस रीच द मार्केट प्लेस थ्रू, तो गुड्स और सर्विस कैसे रीच होता है मार्केट प्लेस पर, तो मार्केट प्लेस पर रीच कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर है मार्केटिंग चैनल, कि मार्केटिंग चैनल के थ्रू आपका जो बिजनेसेस के या जो भी आपके बिजनेस का जो भी गुड्स है या जो भी सर्विसेज है वो मार्केट तक रीच होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23, टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द एंटरप्रेन्योर द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ, कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है कि जो भी लोन वगैरह है वो एंटरप्रेन्योर को सही तरीके से मिल सके, उसके लिए सरकार ने क्या करा है, उसके लिए सरकार ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करा है। किसको सेटअप करा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि प्रॉपर तरीके से एंटरप्रेन्योर को लोन वगैरह देके चल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ, कि अगर स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इंगेज हो रहा है डेवलपमेंट में तो उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल स्टेट्स। तो ये ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, तो जो इंडस्ट्रियल स्टेट होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कि डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक, डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक जो है ऑफ आवर कंट्री, फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन है हमारा, तो फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक हमारा है इफ्की। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, और आप लोगों का ये काम है थोड़ा सा कि भाई आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानिए और इसको आगे बढ़ाकर ले चलिए। ठीक है, और मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, इसका जो होता है प्रॉपर एक तरीके से आप लोग इसका फुल फॉर्म आप लोग ढूंढ के बताइए मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लोग अपने आप से ढूंढ लीजिए, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें और आप लोग भी अपने आप से मोटिवेट फील कर पाएँ। तो इसकी जो होगा वो हमारा फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ अ कंट्री था हमारे भारत का। ठीक है, अब क्या इफ्की स्टैंड्स फॉर क्या होता है, इफ्की स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या कि इंडस्ट्री को कैसे फाइनेंस किया जाए, इंडस्ट्रियल जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक तरीके से हमारा क्या है, इफ्की का स्टैंड या फिर बोला जाए इफ्की का फुल फॉर्म है। ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 27 की इफ्की को क्या हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, इफ्की को क्या कन्वर्ट करके किस कंपनी में बदल दिया गया या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया, तो इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बदल दिया गया है। किसमें, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में से बदल दिया गया।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 27th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में 28th क्वेश्चन में सिडबी, जो सिडबी है वो सिडबी किसका सब्सिडियरी है, सिडबी किसका सब्सिडियरी है उसका, तो ऑप्शन नंबर ए होगा IDBI का, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI बैंक का एक तरीके से सब्सिडियरी कौन है, एक तरीके से सिडबी है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। 29 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सिडबी, सिडबी का इसमें से कौन सा फंक्शन है, तो ऑल ऑफ द अबव, जैसे एक्सटेंशन ऑफ सीड्स कैपिटल, कि कैपिटल का एक्सटेंशन कैसे किया जाए, ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोवाइडिंग अ फैक्टरिंग सर्विसेज, फैक्टरिंग सर्विसेज कैसे दिया जाए अलग अलग तरीके से, और एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट भी किस तरीके से किया जाए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 30th क्वेश्चन में। 30th क्वेश्चन में क्या बोला गया, 30th क्वेश्चन में बोला गया कि SFC इज प्रोहिबिटेड एंड ग्रांटिंग अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस किया जा रहा है टू अ कंपनी हुज एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एक्सीड्स, उसका जिसका एग्रीगेट कैपिटल पेड अप कितना इंक्रीज हुआ है उसको बोलेंगे ए, इसका आंसर है 1 करोड़। 1 करोड़ जिसका एक्सीड किया है उसको एक तरीके से प्रोहिबिट किया गया है, किसको, ग्रांटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ एनी कंपनी, उसको जो स्मॉल फाइनेंस कैपिटल है या फिर बोला जाए जो भी फाइनेंशियल कैपिटल है, जो भी फाइनेंस देने की बात है उसको उससे प्रोहिबिट किया गया, SFC ने करा है उसको, ठीक है। एक तरीके से सिपकॉट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड फुल फॉर्म ऑफ, किसका फुल फॉर्म है, एक बार सॉरी फुल फॉर्म नहीं, इज द फॉर्म ऑफ, किस चीज़ का फॉर्म है, तो किस चीज़ का फॉर्म है, एक टर्म लोन प्रोवाइड करता है, सीड्स कैपिटल स्कीम से एक अंडर राइटिंग कैपिटल इश्यूज है जिसके द्वारा वो सारे कैपिटल के इश्यूज को खत्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 31st क्वेश्चन क्या है, 32nd क्वेश्चन पर आते हैं। 32nd क्वेश्चन बोला गया था बिजनेस डिपार्टमेंट सिपकॉट, देखो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिपकॉट जो गाइड कर रहा है एंटरप्रेन्योर को एक तरीके से किस चीज़ों में, कि अप्लाइंग फॉर द लाइसेंस, लाइसेंस कैसे अप्लाई किया जाए, अप्रूवल ऑफ कोलैबोरेशन, कि कोलैब कैसे किया जाए, और एलोकेशन ऑफ स्कार्स मटेरियल, कि जो भी मटेरियल की कमी है, जो भी रॉ मटेरियल आपको सही तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है उसको सही तरीके से कैसे प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। TIIC स्पॉन्सर्ड बाई, देखो सबका ना फुल फॉर्म आप लोग, मैंने इसीलिए नहीं दिया, मैं आसानी से दे सकता था लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने से भी मेहनत कीजिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई सारी चीज़ें जो फ्री होती हैं उसकी भी कोई वैल्यू होती है। तो TIIC इज स्पॉन्सर्ड बाई, किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया या किस गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इसे स्पॉन्सर करा था। तो ये बात याद रखिएगा TIIC को। तो आई होप सो ये चीज़ें, तो सारा चीज़ जो इंटर रिलेट कर रहा है ना वो आपका किससे रिलेट कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप से, तो ये बात आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इन बैकवर्ड एरियाज द टर्म लोन फॉर एक्सपेंशन ऑफ सेटिंग ऑफ अ न्यू यूनिट आर अवेलेबल एट, कि जो भी बैकवर्ड एरियाज में है, कि जो पिछड़ा एरिया है उसमें जो टर्म लोन का एक्सपेंशन है और सेटिंग ऑफ द न्यू जो यूनिट है वो क्या है, एक तरीके से कंसेशनल टर्म, मतलब कि आपको कंसेशन दिया जाएगा अगर आप हिली एरियाज में है या फिर आप बैकवर्ड एरियाज में जहाँ पर बिजनेस सेटअप करना बहुत कठिन है। तो ये सब सारी चीज़ों में क्या किया जाता है कि एक तरीके से कंसेशनल टर्म्स इसमें यूज किया जाता है, अवेलेबल एट अ कंसेशनल टर्म्स। तो ये ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि अ कॉमर्शियल बैंकर वुड प्रीफर, कॉमर्शियल बैंकर क्या प्रीफर कर रहा है, डैश डेट इक्विटी रेशियो, डैश डेट इक्विटी रेशियो ओवर द ईयर एज इंडिकेटेड द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट्स, की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट से करता है। तो ए होगा इसका डिक्लाइनिंग, तो प्रीफर क्या करता है कि जो डेट इक्विटी रेशियो अगर डिक्लाइन हो रहा है तो वो क्या है कि उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छा है, एक तरीके से कमर्शियल बैंकर इस तरीके से देखता है कि जब डिक्लाइनिंग होता है तो अच्छी बात होती है। तो आई होप सो ये भी पॉइंट क्लियर होगा। 35 भी। 36 में क्या बोला गया, ईडीपी कोर्स, ईडीपी जो कोर्स है कंटेंट, जो कंटेंट्स वो क्या कंटेंट करता है, वो जो भी कंटेंट है जो भी कोर्स है उसमें क्या कंटेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी उसमें सारी चीज़ें कि किस तरीके से आप एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर बोला जाए एक मोटिवेट कर सकते हो, या फिर मैनेजिंग एक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। एक आता है एंटरप्रेन्योर गाइडेंस ब्यूरो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी है, वो सेटअप किया गया किसके द्वारा, सेटअप किया गया किसके द्वारा, सेटअप किया गया है IIC के द्वारा, किसके द्वारा, IIC। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, IIC के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
तो आप इसको देख के चलिए। तो डैश क्या बोला 38 क्वेश्चन में कि कैन बी डिफाइंड, डैश कैन बी डिफाइंड एज स्पेशली इवॉल्व्ड, जो भी प्लान है स्पेशली इवॉल्व्ड प्लान एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल, ताकि वो अचीव किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें क्या है, जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड, कि जो प्रोजेक्ट होता है उसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, और हम लोग किस तरीके से बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया कि लार्ज इन्वेस्टमेंट, कि जो भी लार्ज इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है फिक्स्ड एसेट के द्वारा, लार्ज इन्वेस्टमेंट मेड बाय फिक्स्ड एसेट, द प्रोजेक्ट इज टर्म्ड एज, प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। कि कभी भी अगर बोला जाए कि लार्ज फर्म्स या लार्ज कंपनी अगर कुछ कर रही है तो उसको बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव। तो याद रखिएगा ये भी। उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है पर्ट। जो पर्ट स्टैंड फॉर, पर्ट क्या स्टैंड करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से एक समराइज वे में पता चल गया होगा कि क्या और किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और चलिए मिलते हैं कल हम नेक्स्ट वीडियो में, या फिर बोला जाए मंडे को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।